हाँ, तो अपने हिस्ट्री के चैप्टर 3 का ये लास्ट वीडियो होगा। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज इसने करवाया। और ये लास्ट चैप्टर, ये जो आज का वीडियो, ये तो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है, ठीक है। और अभी से प्रिपरेशन कर लो, अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या है कि प्रजामंडल मूवमेंट इन राजस्थान, राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन कौन कौन से हुए, कब हुए, किसने अध्यक्षता करी, कौन सी साल में हुए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से दुनिया भर के क्वेश्चन बनते हैं। बात यह है कि प्रजामंडल आंदोलन के मूवमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअल में क्या हुआ, आपको पता है पहले देशी रियासतें हुआ करती थी। देशी रियासतों का मतलब राजाओं का राज था, जगह जगह रियासतें होती थी और उनके नीचे जो सामंत होते थे, भाई राजा तो ऊपर बैठता है, उसके नीचे जो सामंत, अपने बहुत सारी स्टोरियां पढ़ी, जगह जगह आंदोलन हुए और आपने देखा होगा कारण क्या था। सामंत मनमर्जी करते थे, जनता का शोषण करते थे, जनता से भयंकर तरीके से टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, अनलिमिटेड अपनी जो मन हुआ उतना टैक्स ले लिया। मतलब बहुत ज़्यादा 84 प्रकार के कर भी अपन देखे हैं, तलवार बंदाई कर भी अपन देखे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चौरी कर वगैरह बहुत सारे टैक्सेस अपन देखे हैं, ठीक है। वो सारे टैक्स दे दे के जनता होगी परेशान। और 1857 का रिवॉल्ट भी चला, बहुत सारे सिस्टम चले। हम हर किसी को आज़ादी चाहिए, हर किसी को डेमोक्रेसी चाहिए, लोकतंत्र चाहिए कि यार ये सब राजाओं का राज खत्म हो, है कि नहीं। इन सब को करके हमें आज़ादी चाहिए, इस सब के लिए एक मूवमेंट चलाया गया, वो प्रजामंडल आंदोलन था। तो मेन अगर एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए कि प्रजामंडल आंदोलन क्या है, अगर थ्योरी में डेफिनेशन में पूछे तो मैंने वो भी लिख दिया है। क्या कि देशी रियासतों में, सुनना ध्यान से, देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना। क्योंकि देखो पहले क्या था, कोई उत्तरदायी का मतलब जवाबदेही। आपको पता है देशी रियासतों में कौन जवाबदेही होगा, राजा मनमर्जी करता है, वो कोई जवाबदेही नहीं होगा, जिस जनता के साथ कोई वो काम अच्छा नहीं करेगा। तो दोज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विच वर फॉर्म्ड टू एस्टेब्लिश अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रिंसली स्टेट्स। देशी रियासतों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। एक तो ये था, क्यों, क्योंकि जो सामंती अत्याचार होते थे, वो अत्याचारों व शोषण का विरोध, मेन चीज़ ये, देशी रियासतों में राजनीतिक जागृति पैदा करना, ठीक है। देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन की और ज़्यादा गति प्रदान करने के लिए, ठीक है। जो राजनीतिक संगठन स्थापित हुए उन्हें प्रजामंडल कहा गया। समझ में आ गई क्या। यानी कि सामंती अत्याचारों को खत्म करना, शोषण और विरोध और जो विरोध करे तो उसको खत्म करना, देशी रियासतों में राजनीतिक जागृति पैदा करना। देशी रियासतों के लोग जितने उनमें राजनीतिक जागृति पैदा कर दी, मतलब पॉलिटिकल, अगर उनमें लोगों को सोच बता देंगे कि ये सब करो, ये सब करो, हमें आज़ादी चाहिए, उनको जागृति प्रदान करने के लिए। प्लस देश में चल रहा था राष्ट्रीय आंदोलन, तो चल ही रहे थे, उन सबको और ज़्यादा गति प्रदान करने के लिए जो राजनीतिक संगठन बना वो ही प्रजामंडल कहलाया। जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना वो ही प्रजामंडल कहलाया। यानी कि गवर्नमेंट प्रिंसिपल्स टू ओपोज एट्रोसिटीज एंड एक्सप्लॉइटेशन बाय द फेडरल्स, ठीक है। दे ऑल्सो इन्फ्यूज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस इन द प्रिंसली स्टेट्स एंड प्रोवाइडेड फ्यूल टू द नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री। दे वर कॉल्ड प्रजामंडल। इन सब को प्रजामंडल के नाम से जाना गया। ये तो 1 मार्क्स की डेफिनेशन है। आपको अगर पूछ ले प्रजामंडल क्या है, ठीक है। और अब है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। ये क्या है, ये जितना भी स्टार्टिंग करी इन सब के लिए एक संस्था बनाई गई। पूरी बात सुनना, यही तो है मेन, जो सारी देशी रियासतों को जोड़ के पूरे भारत का निर्माण हो जाएगा। समझ पा रहे हो। या फिर ऐसा मान लो कि राजस्थान का निर्माण हो जाएगा। राजस्थान का निर्माण कर लेंगे सारी छोटी छोटी देशी रियासतों को जोड़ के, क्योंकि राजस्थान एक स्टेट बनाना ज़रूरी है, तभी भारत के सारे स्टेट बनेंगे। समझ पा रहे हो। इसके बाद में प्रजामंडल की ट्रिक इतनी ज़बरदस्त प्रोवाइड कर दूंगा तो आपको इजी वे से याद हो जाएगा, लेकिन अभी ये थ्योरी ज़रूर पढ़नी पड़ेगी, यहाँ से क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। तो अब ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का निर्माण किया गया। ऐसा मान लो कि ये एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है, ठीक है। इसको बनाया, क्यों बनाया कि हम जितने भी देशी रियासतें हैं इनको इस एक मंच पर इकट्ठा करो और पूरे राजस्थान का निर्माण करो। इसलिए तो इसका सबसे पहले स्थापना कब हुई, एग्जाम में आई तो 1927 में। वेरी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन, स्थापना कब हुई, स्टेब्लिशमेंट 1927 AD। फिर इसका प्रथम अधिवेशन यानी फर्स्ट मीटिंग कहाँ रखी गई, कब रखी गई, किसके लीडरशिप में रखी गई। तो ध्यान रखना 16 से लेकर 18 दिसंबर तक 2 दिन चली 1927 ईस्वी के अंदर। बम्बई में दीवान
बम्बई या मुंबई बोल दो, मुंबई का दीवान था बहादुर रामचंद्र राव। ये अध्यक्षता की थी, इसने लीडरशिप किसने करी थी? मुंबई के दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, यानी कि हेल्ड फ्रॉम 16 to 18 दिसंबर 1927 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दीवान बहादुर रामचंद्र राव इन मुंबई। ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि चलो ये तो बात ठीक है कि बहादुर दीवान था मुंबई का, उसने नेतृत्व किया, इसका लीडरशिप करी या फिर चेयरमैनशिप करी, लेकिन राजस्थान से कितने बंदे गए थे इसमें? तो राजस्थान से 7 जने गए थे। कौन कौन से थे इस संस्था के अंदर? तो इस संस्था में कार्यकारिणी में राजस्थान के 7 सदस्य थे। नैनूराम शर्मा जो कोटा के थे, शंकरलाल शर्मा अजमेर के थे, जयनारायण व्यास और कन्हैयालाल कलयंत्री ये दोनों जोधपुर के थे, रामदेव पोद्दार व बालकिशन पोद्दार दोनों बीकानेर के थे, तथा त्रिलोक चंद्र माथुर ये करौली के थे। 7 जनों को लिया गया यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद में इस संस्था का एक उपाध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष का मतलब वाइस प्रेसिडेंट। उपाध्यक्ष बनाया श्री विजय सिंह पथिक को। किसको बनाया? मिस्टर विजय सिंह पथिक को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। और रामनारायण चौधरी जी को बनाया क्या? उनको बनाया राजस्थान तथा मध्य भारत, मतलब जो सेंट्रल इंडिया है पूरा वो और पूरा राजस्थान, उनका प्रांतीय सचिव, प्रिंसली छोटे छोटे प्रांत आते हैं उन सब के सचिव बनाए गए श्री रामनारायण चौधरी, यानी कि प्रोविंशियल सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान एंड सेंट्रल इंडिया। कौन थे? रामनारायण चौधरी। मैंने पॉइंट बना के लिखे, ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि इनसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन हर पॉइंट से पूछेगा। 1 2 3 ये 4 ये 5 और ये 6 के 6 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य क्या था इसका बनाने का? तो मैंने बता ही दिया। उद्देश्य यह था कि भारत की देशी रियासतें जो है ना उनको उनमें वैध और शांतिपूर्ण उपायों से वहाँ के राजाओं की छत्र छाया में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर दी जाए। मतलब कि एक तरीके से डेमोक्रेसी ला दी जाए, राजस्थान को इकट्ठा कर दिया जाए ताकि जो जनता पे अत्याचार होते हैं वो ना हो। कैसे? लेकिन शांति प्रिय वरना तो राजा लड़ लेंगे। राजा की छत्र छाया में मतलब राजा को भी साथ रखो और जनता को इकट्ठा करके बना लो। मतलब कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रिंसली स्टेट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ देयर रूलर्स, उन्हीं के राजाओं की लीडरशिप में, ताकि वो खुश रहे थ्रू लीगल एंड पीसफुल वेज, शांति के साथ में। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1-2 पॉइंट और हैं वो लिख लेते हैं ताकि कोई भी छोटा क्वेश्चन आपके इससे जो बनता है वो नहीं बाहर जाना चाहिए। ठीक है, ओके। ऐसी कुछ खास बातें और लिख लो, उसके बाद में टेबल जबरदस्त ट्रिक के साथ याद कर लेंगे। पॉइंट ये है, क्योंकि देखो एग्जाम में क्वेश्चन वो टेबल से तो आएगा। उसके अलावा ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रजामंडल जो मूवमेंट था इसके पीछे उद्देश्य क्या थे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या थे। इसलिए मैं एक एक चीज़ डीपली लिखवाता हूँ, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए वो आपको छोड़ के नहीं जा सकता। ठीक है, या फिर आप उसको नहीं छोड़ोगे। तो हेडिंग ये है कि प्रजामंडल आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि इसने महिलाओं को घर की 4 दीवारी से बाहर निकालकर पुरुषों के बराबर खड़ा कर दिया। करा नहीं करा बताओ? कितने अपने पीछे मूवमेंट पढ़ लिए, बहुत ज़्यादा शेखावाटी वाले में सब महिलाओं का बड़ा योगदान है। ठीक है, तो इनको भी अपनी ताकत का, शक्ति का पता चल गया कि हम भी किसी से कम नहीं। ठीक है, तो द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ प्रजामंडल वॉज दैट इट लेड द वुमेन आउट ऑफ देयर होम्स एंड मेड देम स्टैंड इक्वली विद मैन। वैसे भी महिलाएं किसी से कम नहीं है। ठीक है, अगला, प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने सामाजिक सुधार, शिक्षा प्रसार, बेकार उन्मूलन, दलित आदिवासियों के उत्थान पर भी ध्यान दिया। ये भी बड़ी बात है। प्रजामंडल आंदोलन से क्या मदद मिली कि सामाजिक सुधार व सोशल रिफॉर्म्स, शिक्षा का प्रसार व एजुकेशन बढ़ा। बेगार जो था, बेगार का उन्मूलन हुआ है, वह नहीं हुआ कि राजा बेगार मतलब काम करवा के पैसा नहीं देता था, खत्म हो गया बिल्कुल। दलित आदिवासी लोग थे, उनका उत्थान हुआ, इन सब पर ध्यान दिया गया। द वर्कर्स ऑफ प्रजामंडल ऑल्सो गेव अटेंशन टू सोशल रिफॉर्म, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अबोलिशिंग बैकरी एंड वेलफेयर ऑफ द दलित्स एंड ट्राइबल्स। ठीक है, दलित और ट्राइबल्स का मतलब होता है जनजातियां वाला। फिर ये तो उनमें भी सब में उत्थान हुआ। और एक्चुअली अपन ने पढ़ा था क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर पहले इतना इनकी भागीदारी नहीं थी लोगों की, क्योंकि राजा राज करता था, तो वहाँ जितने राजा राज करेगा तो राजा जब तक आदेश नहीं देगा तब तक वहाँ की जनता किसी मूवमेंट में नहीं जाती, डरती थी। लेकिन हुआ क्या
कि 1938 से पहले देसी रियासतों की जो जनता थी वो राष्ट्रीय आंदोलन में यानी नेशनल मूवमेंट में प्रत्यक्ष सामंजस्य नहीं था उनका, मतलब बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आ पाते थे वो। लेकिन जैसे ही प्रजामंडलों की स्थापना हुई 1942 के बाद, भारत छोड़ो देखो, जैसे ही प्रजामंडल आंदोलन की स्थापना के बाद 1942 में हुआ था, आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन। उस 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ के स्थानीय आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गए। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को और ज़्यादा बढ़ावा मिला और हमें आज़ादी मिल गई, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि राजा या सामंत हमारे बहुत ज़्यादा शोषण करता है, हमारा अत्याचार करता है, हमें बाहर निकलना चाहिए। वो बाहर निकले और नेशनल मूवमेंट जो भी करे थे उनको साथ दिया, ठीक है। यानी कि बिफोर 1938 डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पब्लिक और प्रिंसली स्टेट्स एंड द नेशनल मूवमेंट वाज एब्सेंट, बट आफ्टर the formation of Prajamandals, the local movements became a part of the national movement. During the Quit India movement of 1942, the national movement got fill यानी कि मतलब बढ़ना, बाय इटिया स्पीड पकड़ना। तो ये बहुत अच्छी बढ़ावा मिला। ये सब इसके यूजेस हैं। अब एक बहुत ही शानदार जो टेबल दे रखी है वहाँ से क्वेश्चन आना पक्का है, लेकिन मेरे हिसाब से ट्रिक बनाइए ताकि वो आपको इजीली याद हो जाए। आई थिंक वो ट्रिक आपके लिए बहुत हेल्प करेगी, वरना याद करने में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि डेट भी और प्लस किसने स्थापना करी उनके नाम भी, ठीक है। तो उस ट्रिक को और उस डेट को अपन याद कर लेते हैं, आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी और आगे फ्यूचर में बहुत काम आने वाली। उसके साथ में ये बहुत ही शानदार चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, हाँ, तो ये प्रमुख प्रजामंडल है। पहले इसको पूरा समझो, फिर मैं ट्रिक बताता हूँ, है ना, कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जैसे जयपुर प्रजामंडल है, ठीक है, और वो पूछेगा इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी, जैसे 1931 में हुई थी, तो ये आपको बताना है। या फिर एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे, तो जमनालाल बजाज। एक भी लिख दोगे तो भी नंबर नहीं कटेंगे। वैसे जमनालाल बजाज व कपूर चंद पाटनी दोनों याद हो जाते हैं तो बढ़िया, ठीक है। वैसे देखो आपको एक ही नाम दे रखे हैं यहाँ पर संस्थापकों के, और एक्चुअल में 4-4, 5-5 संस्थापकों के नाम भी हैं, 3-3 संस्थापकों के नाम भी, लेकिन आपके उत्तर लेवल नहीं है, आपके एक दे रखा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि कौन से ईयर में कौन सी प्रजामंडल हुई। 1 मार्क्स में क्वेश्चन पक्का आएगा यहाँ से, पक्का, है ना, इसलिए अच्छे से पढ़ना है। और ये नोट्स एक बार पूरे बना लो, जैसे कि पूरी की पूरी टेबल आपको ऐसी की ऐसी आपकी नोट्स कॉपी में बनानी है। इसके बाद में मैं बताऊंगा आपको ट्रिक। जैसे बूंदी प्रजामंडल है, ये 1931 में हुई, संस्थापक कौन थे, कांतिलाल। हाड़ौती 1934 में हुई, संस्थापक कौन थे, पंडित नैनूराम शर्मा। अब पंडित नैनूराम शर्मा 2 जगह हैं, हाड़ौती में भी है और कोटा प्रजामंडल 7 नंबर पे जो दे रखा है ना, उसमें भी नैनूराम शर्मा है, तो ये 2 जगह हो गए। फिर मारवाड़ प्रजामंडल में जयनारायण व्यास है, सिरोही प्रजामंडल वर्दी शंकर है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और फिर बीकानेर में मग्गाराम वैद्य है, मेवाड़ में माणिक्यलाल वर्मा है, कोटा बता ही दिया था। अलवर प्रजामंडल में हरिनारायण शर्मा है, भरतपुर में किशनलाल जोशी, शाहपुरा में रमेश चंद्र ओझा, धौलपुर में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद्र माथुर, किशनगढ़ प्रजामंडल में कांतिलाल चौथानी, जैसलमेर प्रजामंडल में मिट्ठालाल व्यास, और कुशलगढ़ प्रजामंडल में भवलाल निगम, डूंगरपुर प्रजामंडल में भोगीलाल पांड्या, बांसवाड़ा प्रजामंडल में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, और प्रतापगढ़ प्रजामंडल में अमृतलाल पाठक, और झालावाड़ प्रजामंडल के अंदर मांगीलाल भव्य। अब इनमें ईयर में भी क्या है कि एक तो 2 तो 1931 हो गए जयपुर बूंदी, तो 3 34 में, 34 में, और 1 36 में, 1 39 में, और बाकी 2 2 4 6 1938 में, मतलब 38 में कितने, 6 हो गए। फिर 39 में, फिर 45 40, इनको मैं एक सिस्टम है बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ईयर अपन को लर्न करना है। और अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तो बन गए नोट्स, और जो वो ट्रिक का वीडियो आएगा मैं अलग बनाना चाहता हूँ उसको, ठीक है, क्योंकि वो नोट्स तो आप साइड में कहीं लिख लेना, क्योंकि नोट्स से रिलेटेड नहीं है, वो तो एक ट्रिक होगी बहुत ही प्यारी, जिसमें राजस्थानी मिक्स करके बनाऊंगा, बहुत ही शानदार ट्रिक होगी। और ये पूरी की पूरी टेबल आपको उसमें 5 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगी। फिर समझने के बाद में आपको उसमें 5 सेकंड लगेंगे याद करने में, ठीक है, लेकिन उसका अलग वीडियो करते हैं। इस तरीके से अपनी हिस्ट्री कंप्लीट होती है। इन नोट्स को बना के अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ओके।